Hello everyone, welcome to IFS. Good morning to all of you. I hope I am audible, visible to everyone. तो जल्दी से सब कुछ जुड़ जाएंगे और जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं फटाफट से बताएंगे am I audible, am I visible to all of you? तो 1 मिनट वेट करते हैं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कौन कौन यहाँ पे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गुड मॉर्निंग प्राची। गुड मॉर्निंग गीता। सेशंस को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। 1-2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। क्विक एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल सेट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सेट बंगाल सेट के लिए वेस्ट बंगाल सेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज। इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाइए देखिए। एंड मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ वहीं से ही क्वेश्चंस आएगा, जो कि एमपी सेट जब मैं करवा रहा था, एमपी सेट के जब मैं सेशंस लिया था, वहीं से बिलीव नहीं करोगे, वहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली हम इतने सारे क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, तो जल्दी से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड है फटाफट से उनके साथ शेयर कीजिए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो आई थिंक सब कुछ जुड़ चुके हैं। गीता देखिए, रेस्पॉन्स के ऊपर होगा। कर्नाटका सेट के भी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, बट क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए भी मेहनत लगता है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे जो भी कर्नाटका सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो जुड़ेंगे हमारे साथ, देन ओनली वी कैन कंडक्ट कर्नाटका सेट के क्वेश्चंस डिस्कशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप महाराष्ट्र सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज रनिंग में चल रहे हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज आप परचेज कर सकते हो, टेट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको लाइव लेक्चर सीरीज भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा कोर्स परचेज करना है। यहाँ पे पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सभी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ओके, महाराष्ट्र सेट का जैसे आपको पता है कि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो दिस इज द राइट टाइम। अपना एग्जाम को क्रैक कीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, स्कोपस का मतलब क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेट में भी पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं आपके। स्कोपस का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं पीएचडी थीसिस के लिए? क्या ये एक डेटाबेस होता है जहां पे एकेडमिक जर्नल्स होते हैं? क्या ये एक एजेंसी है जिससे आप पैसा देते हो, फंडिंग करते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए? या फिर ये एक प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है? व्हाट इज स्कोपस? स्कोपस क्या है ये आपको बताना है। स्कोपस बताना है, स्कोपस का मतलब क्या है। जितना जल्दी जल्दी आप रेस्पॉन्ड करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। स्कोपस क्या है? स्कोपस आपका डेटाबेस है, ओके, जहां पे आपको एब्स्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। यहां पे एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, साइटेशंस होते हैं, किसके? एकेडमिक जर्नल्स। ये याद रखिए, डेटाबेस होता है, यहां पे आपको एब्स्ट्रैक्ट होता है, साइटेशंस होते हैं एकेडमिक जर्नल्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड को याद रखिए, ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजलि जी। अब देखिए स्कोपस क्या है? इज एल्जाइवर्स एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस। ये तो हमें पता चल गया, ये क्वेश्चन हमें पूछा था। अब नेक्स्ट सवाल आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इसको लॉन्च कब किया गया था। अब ये याद रखिए, इसे लॉन्च किया गया था 2004 में, इसको लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहां पे 36,377 टाइटल्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 11,678 पब्लिशर्स हैं। यहां पे आपको जर्नल्स मिलते हैं स्कोपस में। यहां पे 34,346 पीयर रिव्यूड जर्नल्स यहां पे मिल जाएंगे। और कौन से फील्ड के ऊपर मिलेंगे ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। लाइफ साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस एंड हेल्थ साइंस। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर यहां पे आपको स्कोपस में जर्नल्स मिलेंगे। फाउंड कब किया गया था, इसको बनाया कब गया था? 15 मार्च 2004 में। सब कॉस्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन बेसिस है, आपको सब्सक्रिप्शन पैसा देना पड़ेगा यहां पे। सब्जेक्ट याद रखिए, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस और हेल्थ साइंस, ये याद रखिए। ओके, फॉर्मेट आप यहां पे देख सकते हो, CSV, विबली टेक्स्ट, ASCII। लैंग्वेजेस 40 लैंग्वेजेस में मिलेंगे। और प्रोड्यूसर कौन है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एल्जाइवर, नेदरलैंड में इसको प्रोड्यूस किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, एसेशन रीजन का सवाल है। टीचर मस्ट एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, सही है या गलत है? आपको क्या लगता है, टीचर को एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चंस पूछें? अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे क्या होगा? क्यूरियोसिटी डेवलप होगा और डेवलप होगा पैशन फॉर टीचिंग। सही या गलत? आपको बताना है व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए, टीचर जो होते हैं ना, उनको एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन पूछें। टीचर मस्ट एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना,
तो अगर उनको क्वेश्चन पूछने की परमिशन है, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो बच्चों के अंदर भी वो क्यूरियोसिटी डेवलप होगा और उनके अंदर भी वो पैशन डेवलप होगा फॉर टीचिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप रीजन देखते हो ये एसेशन को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सब सेट में पूछे गए सवाल हैं आपके। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च चेंजेस और इंप्रूव देयर बिहेवियर नॉट ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंटल स्टिमुली, इट इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम क्या बोलते हैं? जब आपका सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च चेंज हो रहा है या फिर इंप्रूव हो रहा है उनके बिहेवियर में, नॉट ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंट स्टिमुलस, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉटन इफेक्ट, ग्लेन इफेक्ट, फीसर इफेक्ट या फिर कर्लिंगर इफेक्ट? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, एक सेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। और सेट में क्या होता है ना, जो जिनका भी आगे अपकमिंग वेस्ट बंगाल सेट है उनको क्या करेंगे, वो तमिलनाडु सेट से क्वेश्चन पूछ देंगे, या फिर गुजरात सेट में जो एक क्वेश्चन हुआ था वहां से पूछ देंगे। तो ये वही करते हैं, इधर उधर के क्वेश्चंस को जंबल अप करके आपको एक क्वेश्चन बना के पूछेंगे। तो इसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेट के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्या पता यहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख जाए एग्जाम हॉल में। तो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हॉटन इफेक्ट। अब इसे हम क्या बोलते हैं? हॉटन इफेक्ट बोलते हैं। Hawthorne effect refers to a tendency in some individual to alter their behavior in response to awareness of being absorbed. This phenomena implies that when people become aware that they are subject in an experiment, the attention they receive from the experiment may cause them to change their conduct. Hawthorne effect का मतलब यह है कि अगर आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे को कोई देख रहा है, तो आपका बिहेवियर चेंज होता है। ये होता है कि नहीं? हम ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी यही है कि मान लो अगर आपको कोई बोलेगा कि नहीं देखिए आप हमारे निगरानी में है, यू आर अंडर आवर सर्विलेंस, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा। समझ रहे हो नहीं? तो हॉथॉर्न इफेक्ट उसी के ऊपर बोल रहा था कि अगर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो आप अपना बिहेवियर को चेंज करते हो। फ्रेड एंड कर्लिंगर ने क्या दिया था? कर्लिंगर ने यह बताया था, अ थ्योरी इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंस्ट्रक्ट, concept, definition and propositions that are present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables with the purpose of explaining and predicting the phenomena. तो कर्लिंगर ने बताया था कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी जो आप पढ़ते हो, तो उसमें ना बहुत सारे इंटर रिलेटेड चीजें होते हैं। ओके, डेफिनेशन होते हैं, प्रोपोजिशन होते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी बहुत सारे वेरिएबल्स को रिलेट करते हो। जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम हर चीज को रिलेट करके पढ़ने का कोशिश करते हैं और उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं फेनोमेना को। तो इसके बारे में किसने बताया था? कर्लिंगर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड, केस स्टडी मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड का मतलब क्या होता है, केस स्टडी मेथड का मतलब क्या होता है, फिलोसॉफिकल मेथड का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, ये आपको मैच करना है। सो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बस अगर आपको कीवर्ड पता होगा तो आराम से आप मैच कर सकते हो। So what will the answer for this question? इतना समय तो हम लगा नहीं सकते एग्जाम हॉल में, इतना समय तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगाओगे, जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो देखो, अगर आपने थोड़ा इसके बारे में, किसी के बारे में भी अगर पढ़ा होगा तो आराम से मैच कर लोगे। मैं अगर आपके जगह होता तो मैं केस स्टडी मेथड को से मैच कर देता। केस स्टडी मेथड का मतलब क्या है? इन डेप्थ स्टडी करते हैं हम किसी एक टॉपिक के ऊपर। केस स्टडी में
किसी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो बी का हो गया 5। अब देखो ढूंढो बी का 5 कहां पे है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना मिनट लगा मुझे बताइए, सिर्फ काजल का आंसर आया और किसी का आंसर नहीं आया। ओके, वेरी वेल डन काजल। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना इजी पीजी में गिने जाते हैं। 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप सोचो कि आपको कितना समय लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और पेपर 2 के लिए आप कितना समय बचा रहे हो। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का मतलब क्या है, कॉजल कंपैरिजन करते हो, सर्वे करते हो को रिलेशनल स्टडीज को। तो ए का हो गया 4। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड को हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, इसको हम आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी बोलते हैं। अब किसी के हो जाने के बाद जब आप रिसर्च करोगे, मतलब अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक के बाद आप रिसर्च कर रहे हो, ओके, तो उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च हम इसे बोलते हैं। फिलोसॉफिकल मेथड। अब फिलोसॉफी 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 जैसे हम बोलते हैं ना, फिलोसॉफी मत झाड़, बोल देंगे नहीं, तो फिलोसॉफी मतलब ये जो फिलोसॉफी के बारे में कौन होगा, ग्रेट थिंकर, जैसे प्लेटो हो गए, सोक्रेट्स हो गए, दे आर द फिलोसॉफिकल्स। फिर आता है आपका डेस्क्रिप्टिव मेथड। डेस्क्राइब क्या करते हो आप किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स। आप सर्वे करते हो, सर्वे करने के बाद जैसे जनगणना होता है, सर्वे किया जाता है, फिर उसके बाद वहां पे डिस्क्राइब किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ काजल और अंजलि का ही आंसर आया यहाँ पे। अब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। आफ्टर द फैक्ट रिसर्च बोलते हैं, इसे हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। अब यहां पे इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगा, जब फैक्ट आपका ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, द फैक्ट हैज ऑकर्ड। रिसर्चर का मेन मकसद यहां पे यही होगा कि यहां पे वो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा कॉज, क्यों उस चीज के बारे में हुआ। यहां पे याद रखिए मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर इतना भी आपको समझ नहीं आया तो आप अपने एक्स से इसे याद रख सकते हो। जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया है, अब ब्रेकअप होने के बाद जब आप रिसर्च करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। वो आपकी एक्स हो चुका है या फिर एक्स हो चुकी है, अब वहां पे आप जितना भी कोशिश कर लो, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते उस डेटा के साथ, कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। अब एक इंसान मर चुका है, अब उसको जितना भी कोशिश कर लो वो उठने वाला नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थक्वेक हीट एरिया हो गया, कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी हो गया। तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आ जाते हैं। फिर आता है आपका केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी में क्या होता है कि इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, कोई एक सब्जेक्ट हो गया, कोई एक इवेंट हो गया, या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो पूरा एक इन डेप्थ स्टडी किया जाएगा। ओके, इन डेप्थ स्टडी। फिलोसॉफिकल अप्रोच का मतलब क्या है, यहां पे सर्च फॉर विजडम, सर्च फॉर नॉलेज। बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेटो, सोक्रेट्स, ये सब फिलोसॉफिकल अप्रोच में आएगा। यहां पे अप्रोच इज थियोरिटिकल, यहां पे थ्योरी जनरेट होता है रेदर देन एम्पेरिकल। यहां पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो थ्योरी जनरेट करते हैं यहां पे फिलोसॉफी में। यहां पे प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और उसके साथ साथ सजेशन भी देंगे फर्दर रिसर्च इन कॉग्निटिव साइंस। और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। जब आप डिस्क्राइब करते हो किसी एक टॉपिक के ऊपर, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, काय के लिए हुआ, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, कंप्लीट एक जब डिस्क्राइब करते हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स बताएंगे। What will the answer for this question? Independent variable, dependent variable, control variable, discrete variable। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है।
बहुत इजी सवाल है, एक 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो प्रिपरेशन नहीं है आपका। अगर नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को भी तो आपका प्रिपरेशन नहीं है। तो सबसे पहले कंसेप्ट जाके पढ़िए। मैथमेटिक्स प्लीज डू योर कंसेप्ट रिवीजन फर्स्ट। कंसेप्ट पढ़िए, पेपर वन को लाइटली मत लीजिए। ओके, जिस तरीके से आप पेपर टू को पढ़ रहे हो उस तरीके से पेपर वन को भी पढ़ो मैथमेटिक्स। इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट क्या है? रिप्रेजेंट द कॉज। यहां पे कॉज एंड इफेक्ट देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट में। अब ये तो मैथमेटिक्स आपको तो सॉल्व होना ही चाहिए। अब मैथ के स्टूडेंट्स हो, आपको तो पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। आपने वन कैसे दिया? अब x में अगर आप चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा? y में देखने को मिलेगा। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट द कॉज। तो a का हो गया थर्ड, a का थर्ड खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगा मुझे बताइए, कितना टाइम लगा मुझे बताइए? लेस देन 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो अफेक्ट होता है, वेरिएबल्स दैट इज अफेक्टेड, जो वेरिएबल्स में अफेक्टेड देखने को मिलता है। और कंट्रोल मतलब क्या है? कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। ओके, और डिस्क्रीट इसको कंटिन्यूस वेरिएबल्स बोलते हैं, और इसको आप डिवाइड नहीं कर पाओगे इनटू सब पार्ट्स। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। ओके, देखिए यहां पे पूरा आंसर लिखा है। डिस्क्रीट डेटा दैट इज काउंट, जहां पे इंटीजर्स होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स को, डिस्क्रीट वैल्यूज को आप सब डिवाइड नहीं कर सकते इनटू पार्ट्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? ये है आपके कॉज, ये है आपके कॉज जिसको आप मैनिपुलेट करते हो, जिसमें आप चेंजेस करते हो। ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? जहां पे अफेक्टेड देखने को मिलता है, जिसका अफेक्ट देखने को मिलेगा जहां पे, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और कंट्रोल वेरिएबल क्या है? जिसको आप कांस्टेंट होल्ड रखते हो। ओके, जिसको आप कांस्टेंट होल्ड रखते हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो भी एमएस सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 को टारगेट कर रहे हो, उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं, टेट सीरीज है, लेक्चर सीरीज भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा सजेशन यही है, सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट तो पढ़ते ही नहीं है, पेपर वन को लाइटली ले लेते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। पहले आप, सबसे पहला चीज ये है, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए, पेपर वन लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस के सब्जेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। लाइव क्लासेस चल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, टेट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है। बस आपको IFS 30 का प्रोमो कोड यूज करना है और आप एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। क्या हम रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं नॉलेज में? सही या गलत? सही या गलत? इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल। ट्रू और फॉल्स? बताइए, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन?
चलिए, तो पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाता हूं, ओके। तब तक जिनको जिनको आंसर चेंज करना है आप आंसर चेंज कर सकते हो। अब देखो, पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च क्या है? इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। हम रिसर्च इसलिए करते हैं, जैसे आपका प्योर रिसर्च हो गया, बेसिक रिसर्च हो गया। अब कोई कोई रिसर्च इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज को ही गेन करना होता है। रिसर्च इज अ मेथड दैट इज समथिंग डिवाइडेड इनटू प्योर रिसर्च। अब सबसे पहले मान लो आप किसी एक बुक को पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए, लाइब्रेरी में जा रहे हो, लाइब्रेरी में किसी किताब को पढ़ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च। उसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए। जब जो भी चीज आपने पढ़ा है, जब आप उसको अप्लाई करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च, ओके। अब हम रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च इसलिए करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशंस निकाल सके, ओके। तो मेन पर्पस रिसर्च का यही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। रिसर्च हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करते हैं। तो मेजर फोकस एरिया इज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ रिसर्च एज वेल एज कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड ऑफ नॉलेज। तो हमें, मेरा मेजर फोकस रिसर्च में यही होगा, किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और फील्ड ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट भी करना। कितने महान महान रिसर्चर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या दिया था? इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज। कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहे हैं आज के समय में। हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज ग्रोन इन अ रिमार्केबल वे, पर्टिकुलरली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ओके। अभी मैं आपको क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, अभी इसका आंसर बताइए। पर्पस ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन द नॉलेज। क्या ये सही है या गलत है? इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन एवरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग अ नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। अब बताओ, अब जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया था उनका आंसर गलत हो चुका है। यहां पे समझ आ रहे? मतलब इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। आपको अभी तक रिसर्च का मतलब ही पता नहीं है। रिसर्च का मतलब ही यह है कि किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को गेन नहीं करना है। अब मैं, अगर यहाँ पे आप यूजीसी नेट के लिए, सॉरी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च कर रहे हो। क्या आप रिसर्च कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, नॉलेज तो गेन कर रहे हो। अब जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो, जब आप किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज रिसर्च। तो ये गलत हो गया आपका और ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर? एडल्ट लर्नर, आप सब एडल्ट हो, ओके, तो आपको अपने बारे में पता होगा, तो अपने साथ इसको रिलेट करो और इसका आंसर करने का कोशिश करो। दे आर मैच्योर्ड लर्नर, रैशनली सोचते हैं, दे सर्च फॉर रीजनेबल स्टेबल आइडेंटिटी, they can make balanced choice, often question contemporary values. Not the characteristics of adult learner. What will the answer for this question? बताओ। और ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो सेशन आप देख रहे हो ना, सभी सभी सेट के लिए बेनिफिशियल है। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल सेट के लिए नहीं है, ये महाराष्ट्र सेट के लिए भी बेनिफिशियल है, नॉर्थ ईस्ट सेट के लिए भी बेनिफिशियल है, अपकमिंग कर्नाटका सेट के लिए भी बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ये समझ के चल रहे हो कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। देखो, अब देखो 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एडल्ट लर्नर के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं। इनको पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ये ऑटोनॉमस होते हैं, ये अपने पैर में खुद खड़े हो सकते हैं, ओके। अब ये जो अपना जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने सीखा है उसको वो यूटिलाइज करते हैं। दे आर वेरी मच गोल ओरिएंटेड, ये बहुत ही गोल ओरिएंटेड होते हैं, डायनामिक होते हैं, हमेशा गोल के ऊपर फोकस होता है। रेलेवेंट ओरिएंटेड होते हैं, इनको रेलिवेंसी चाहिए, जहां पे रेलेवेंट डेटा मिल रहा है वहीं पे वो जाएंगे। प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं।
कोलाबरेट करते हैं, सब कोई मिल के पढ़ते हैं, आपने ग्रुप स्टडी देखा होगा, कोलाबरेट करके स्टडी करते हैं, कोलाबरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। सेंस ऑफ कंट्रोल्ड होता है और सेल्फ डायरेक्शन होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, बहुत ही मैच्योर्ड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। ओके इनके पास ऑप्शंस, चॉइसेस इन द लर्निंग एनवायरनमेंट, जब भी वो पढ़ाई कर रहे हैं तो दे लाइक्स ऑप्शंस, इनको ऑप्शंस चाहिए होता है। रैशनली सोचते हैं, ओके रैशनली मतलब लॉजिकली सोचते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा, एंड कैन मेक बैलेंस चॉइस इन देयर लाइफ, और उसके साथ साथ इनको जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में भी इनको आइडिया है। एडल्ट लर्नर जो होते हैं आर श्योर ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड जनरली फॉलो कंटेम्परेरी वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। ओके पढ़ लिया। अब अभी देखो इसका आंसर क्या होगा। मैच्योर्ड लर्नर होते हैं मैच्योर्ड लर्नर होते हैं, तो ये दोनों को एलिमिनेट करो। अब बी और डी में से आंसर होगा, जिन्होंने 3 और 4 दिया था आप सबका आंसर गलत हो गया। ओके और उसके साथ साथ दे कैन एक्ट रैशनली, ए एंड बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके आई थिंक ये क्वेश्चन में सॉरी नॉट पूछा है, क्वेश्चन में हमें नॉट पूछा है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। तो देखो ए को एलिमिनेट करो, देखो यहां पे क्या दिया क्वेश्चन, दे आर मैच्योर्ड लर्नर, ये तो होते हैं, तो ए को एलिमिनेट कर देंगे, बी को भी एलिमिनेट कर देंगे, ई को भी एलिमिनेट कर देंगे, सी एंड डी। आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, थोड़ा, बिकॉज इसका आंसर होना चाहिए था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। अगर आप देखोगे सारे के सारे ऑप्शन ही सही है, तो आपका आंसर होना चाहिए था ए बी सी डी ई विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी जो देख रहे हो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एडल्ट लर्नर के। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ टीचिंग विल डिमांड द यूजर ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब कौन से लेवल में ऑफ टीचिंग में, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, यू, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। आपको बताना है कौन सा लेवल में आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की जरूरत होगी, मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, रिफ्लेक्टिव लेवल में, या फिर क्रिएटिविटी लेवल में। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। आप क्लास अटेंड करते हो बट शेयर ही नहीं करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो मैं पहले बता रहा हूं, ये आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ये मत समझना कि आप नहीं शेयर करोगे, जुड़ोगे नहीं और मैं सेशंस कंडक्ट करूंगा, नहीं करूंगा, कल बंद कर दूंगा। ओके बंद भी कर सकता हूं। तो इसी के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरा सेट एग्जाम क्लियर हो, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मेरा कंपटीशन लेवल कितना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है अपना खुद का स्टेटस में रखो, व्हाट्सएप के स्टेटस में रखो लिंक को, या फिर जितने भी आपके ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो स्टडी ग्रुप है, वहां पे शेयर करो। व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव लेवल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लोअर जो मेमोरी लेवल होता है वो लोअर लेवल होता है, मेमोरी लेवल लोअर लेवल होता है, जहां पे रोट लर्निंग के ऊपर फोकस होता है। बेसिकली बच्चों के साथ देखने को मिलता है, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग होता था, क्रैमिंग होता था। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये मिडिल लेवल है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मिडिल लेवल है, जहां पे अभी जो लेवल में आप हो दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप रिलेट करके पढ़ने का कोशिश करते हो, किसी चीज को रिलेट करके पढ़ने का कोशिश करते हो। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर लेवल, ये बेसिकली पीएचडी में आपका देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा, पीएचडी में देखने को मिलता है। अब देखो रिफ्लेक्टिव लेवल को हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। अगर मैं
रिफ्लेक्टिव लेवल की जगह इंट्रोस्पेक्टिव लेवल दिख दिया रहता है यहाँ पे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं 100% का गलत होता, 100% का गलत होता है यहाँ पे, अगर मैं रिफ्लेक्टिव लेवल की जगह में इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बता देता। रिफ्लेक्टिव लेवल को हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बोलते हैं। ओके, यहां पे सॉल्व करने का कोशिश करते हो रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का कोशिश करते हो। टीचिंग जो मेमोरी लेवल में होता है ये बेसिकली लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। यहां पे सोचने की शक्ति कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रटते हो, क्रैम करते हो, क्रैमिंग द फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज को रटते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या करते हो, यहां पे स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको सोच समझ के पढ़ते हैं, मीनिंग को कंप्रहेंड करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे कंप्रहेंड द कंटेंट। क्रिएटिविटी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, क्रिएटिव लेवल ऑफ टीचिंग मतलब क्रिएटिव टीचिंग फोकस बोथ ऑन मेथड एज अ टीचर यूज्ड टू डिलीवर लर्निंग, और उसके साथ साथ ओवरऑल इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर और क्या आउटकम प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो? अब क्रिएटिव लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब मैं डिफरेंट मैथड्स का यूज करूंगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। What will the answer for this question? So what will the answer for this question? कोई जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो, ये इजी क्वेश्चन है, ये समझ के चलो ये एग्जाम हो रहा है आपका। ओके, ये समझ के चलो यहाँ पे आपका लाइव एग्जाम हो रहा है, और अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो मतलब सेट एग्जाम भूल जाओ, तो दिमाग में ये चीज को स्ट्राइक करो। अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो मतलब बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है आपका, आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि पहले कंसेप्ट को पढ़ो। देखो इसके टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक तो आपको वीडियो लेक्चर्स दिखाया जाता है, एक तो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वीडियो लेक्चर्स आप एक बार देखने के बाद फिर क्या करेंगे, आपको रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होगा, जहां पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपका एक क्विज सेशन होगा जहां पे आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हो। ये तो बिल्कुल सही है। ओके, तो प्राची, मैथमेटिक्स, गीता, प्लीज अपना कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए। स्वयं प्रोवाइड ए ग्रुप ऑफ 40 DTH चैनल्स आर देयर, 34 नहीं है, अब ये चेंज होके 40 DTH चैनल्स हो चुका है। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन दी 24/7 बेसिस पे, और सैटेलाइट का यूज किया जाता है, GSAT-15 सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है, बट स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया था उनका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 40 DTH चैनल्स आर देयर, 40 DTH चैनल्स आर देयर। 24/7 बेसिस में यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट का यूज किया जाता है ये याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, GSAT-15 सैटेलाइट को यूज किया जाता है। हर दिन 4 घंटे के लिए यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि दिन में 5 बार रिपीट होते हैं। 4 घंटे के लिए 5 बार रिपीट होंगे। चैनल्स को अपलिंक कहां से किया जाता है, कहां से चैनल के कंटेंट को डाला जाता है, VISAAG गांधीनगर। ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाएंगे कि कंटेंट कहां से आते हैं। एक तो NPTEL से कंटेंट आता है,
इसके फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आईआईटी से कंटेंट आते हैं, यूजीसी से कंटेंट आते हैं, सीईसी से कंटेंट आता है और साथ ही साथ इग्नू से भी कंटेंट आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इसके वेबसाइट को मेंटेन कौन करता है। वेबसाइट को मेंटेन कौन करता है? इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अब यहां पे जो कोर्सेस कवर करे जाएंगे, कहां से करे जाएंगे? स्कूल से लेके हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक के कंटेंट आपको यहां पे मिल जाएंगे और करिकुलम बेस्ड कोर्सेस यहां पे स्वयं के प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। अब कौन सा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जहां पे स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी फीडबैक मिल जाता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So what will the answer for this question? The correct answer for this question is formative evaluation is the right answer for this question. देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है ना, यहाँ पे टीचर्स को भी फीडबैक मिल जाता है और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है फीडबैक। अब यहाँ पे जैसे आपको फीडबैक मिल रहा है, अब आपको पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में अभी खड़ा है। ओके, कौन कितने पानी में खड़ा है, और आपको ये भी पता चल जा रहा होगा कि क्या मेरा पेपर 1 स्ट्रांग है या नहीं है। मेन पर्पस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ये होता है कि लर्निंग को इंप्रूवमेंट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, मेन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि मेरा कितना स्ट्रांग है और कौन सा एरिया में मुझे इंप्रूव करना है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो चलते ही रहता है थ्रू आउट द कोर्स पीरियड। जैसे आपका यूनिट टेस्ट होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, सरप्राइज टेस्ट होते थे, क्लासरूम एक्टिविटीज होते थे, क्लासरूम में सरप्राइज टेस्ट होते थे। दिस इज ऑल कम अंडर द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन जो होता था फॉर्मल इन नेचर होता था। अब जो आप वेस्ट बंगाल सेट के लिए बैठोगे 17 तारीख को, तो दैट इज कॉल्ड एज समेटिव इवैल्यूएशन। अब वहां पे आपको चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने आंसर्स फीड कर लिया मतलब गया, समझ रहे हो कि नहीं? अब वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बट यहां पे अगर आप गलत कर रहे हो तो आप खुद को सुधार भी सकते हो, बट समेटिव इवैल्यूएशन में नहीं कर सकते आप। आगे बढ़ते हैं। The probability of not accepting the null hypothesis when the alternate hypothesis is acceptable is called as what? Rejection range, demarcations, normative incidence या फिर power? The probability of not accepting the null hypothesis when the alternative hypothesis is acceptable is called as देखो दो तरीके का एरर होता है। एक होता है ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अल्फा एरर, बीटा एरर, अल्फा एरर, बीटा एरर। एक होता है फॉल्स पॉजिटिव, एक होता है फॉल्स नेगेटिव। ओके, अब देखो अल्फा एरर क्या होता है? अल्फा एरर को हम टाइप 1 एरर भी बोलते हैं और बीटा एरर को टाइप 2 एरर भी बोलते हैं। इसको हम टाइप 1 एरर भी बोलते हैं और इसको हम टाइप 2 एरर भी बोलते हैं। एरर ऑफ, यहां पे आप एरर कर रहे हो रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। आप रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को, बट बल्कि वो सही था। समझ रहे हो? तो व्हाट टाइप ऑफ एरर यू आर कमिटिंग? अल्फा एरर, अल्फा एरर। अब मान लो आप किसी एक लड़के या फिर लड़के से देखने के लिए शादी के लिए जा रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? वो लड़का आपके लिए सही था, बट आप उसको रिजेक्ट करके आ जा रहे हो। तो दैट इज यू आर कमिटिंग अल्फा एरर, दैट इज टाइप 1 एरर आप कमिट कर रहे हो। ओके, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या हो गया? पावर, पावर। ओके, अब यहां पे क्या हो गया? ये हो गया बीटा। और टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर जस्ट ऑपोजिट है, वो गलत था आपके लिए, वो आपके लिए गलत था,
but you are accepting it, you are failed to reject it, that is called as beta error, जिसको हम बोलते हैं false negative, that is called as false negative। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, identify the correct order of the following component which are interrelated in the research, interrelated in the research, what will the answer for this question? फोकस कीजिए अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, अगर आपको कोई बोला है कि पेपर 1 बहुत इजी है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे यहां से क्वेश्चन, तो कर लोगे, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर लोगे, बट 20-30 के अंदर ही आप रह जाओगे, 20 से 30 क्वेश्चन तक ही आप राइट कर पाओगे। अगर आपको पेपर 1 में 40+ क्वेश्चन राइट करने हैं, 35+ क्वेश्चन राइट करने हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। What will the answer for this question? क्या होगा इसका आंसर? फॉलोइंग कंपोनेंट विच आर इंटर रिलेटेड इन रिसर्च, सीक्वेंस आपको बताना है, करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो, फिर डेवलप कर देते हो कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आप क्या करते हो, एजम्पशन बनाते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, एज्यूम करते हो कि ये होगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, फिर कंसेप्ट डेवलप करते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करोगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरीज, एंड फाइनली में आप क्या करोगे, मेथड यूज करोगे, किस तरीके से आप उसको एम्प्लॉयड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज प्राइमरली इंटेंडेड टू व्हाट, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज प्राइमरली इंटेंडेड टू व्हाट, गैदर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, कॉज आइडेंटिफाई करते हो, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई करते हो फाइंडिंग्स का, या फिर डिस्कवर करते हो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। अंजलि आपका पेपर 2 क्या है, व्हाट इज योर पेपर 2? आप सेट एग्जाम दे रहे हो, वेस्ट बंगाल सेट? लाइफ साइंस बॉटनी स्ट्रॉन्ग है आपका पेपर 2, आपका लाइफ साइंस स्ट्रॉन्ग है पेपर 2 में? ओके, तब सही है। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज प्राइमरली इंटेंडेड टू व्हाट, व्हाट विल द आंसर? दोनों का ही गलत है, दोनों का ही गलत है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप क्या करते हो, तीनों का ही गलत है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप गैदर करते हो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हो। ओके, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करते हो, जैसे 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 आपको आप बोलते हो कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अब एक्सप्लोर करने जा रहे हो मतलब पहला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको जो भी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हो आप। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक्सप्लोरेटरी, डेस्क्रिप्टिव और कॉजल के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या है, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट, एक्सप्लोर करना। अब एक्सप्लोर करना मतलब क्या है, डिस्कवर करना आइडियाज और इनसाइट को। ओके, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, जैसे मैंने बताया था, आप सर्वे करते हो, सर्वे करने के बाद आप उसको डिस्क्राइब करते हो, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ।
अब जब आप WH फैमिलीज का यूज करते हो तो वो हो जाता है आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर आता है आपका कॉजल। कॉजल रिसर्च जो होता है, यहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हो। अगर ये कॉज है तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। ओके, अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, आप पहली बार एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो फ्लेक्सिबल होगा, वर्सेटाइल होगा। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, यहां पे फॉर्मुलेट करते हो, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को बनाते हो, प्री प्लान करते हो, स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन करते हो। कॉजल में कॉज एंड इफेक्ट आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे जितने भी जुड़े हैं मेरा सजेशन वही है कि टाइम तो कम है, 2 दिन का 2-3 दिन ही बचा है, पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करके जाइए। By what name this validity is known for, where an assessment or measurement validity of a measure that compare it to another measure, जब आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे मेजर के साथ of the same concept that has been generated from a different method. So what will the answer for this question? कल ही मैंने इसके बारे में बताया था, अगर आपने 4 बजे वाला क्लासेस अटेंड किया होता तो आप इसका आंसर तो सही बताओगे ही बताओगे, जिन्होंने देखा होगा, और जिन्होंने देखा नहीं है तो वो गलत बताएंगे। कल मैंने वैलिडिटीज के बारे में वहां पे बताया था। देखो, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, एक होता है कंटेंट रिलेटेड, एक होता है कंटेंट रिलेटेड, एक होता है क्राइटेरिया रिलेटेड, एक होता है फेज वैलिडिटी, एक होता है कंकरेंट वैलिडिटी, एक होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और एक होता है आपका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अब कंटेंट रिलेटेड मतलब क्या होगा, कंटेंट के ऊपर फोकस होगा कि आप ये चेक करते हो कि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट वैलिडिटी। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी मतलब क्या है, जो क्राइटेरिया सेट किया गया था क्या हम उस क्राइटेरिया में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिलेट टू अदर मेजर्स, आप यहां पे कंपेयर करते हो दूसरे मेजर्स के साथ। क्राइटेरिया में क्या है, आपने एक क्राइटेरिया सेट किया था, आप चेक कर रहे हो कि वो क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं है, तो आप यहां पे चेक कर रहे हो दूसरे मेजर्स के साथ। फेस वैलिडिटी मतलब क्या है, डज द टेस्ट अपीयर टू टेस्ट व्हाट इट एम्स टू टेस्ट। फेस वैलिडिटी मतलब, फेस वैलिडिटी मतलब जो टेस्ट आप जिस चीज के लिए आप कर रहे थे क्या वही रिजल्ट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, जैसे जैसे बहुत सारे लोग वैसे होते हैं ना, मुखौटा बोलते हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं बट अंदर से बहुत खराब होते हैं, तो वो होता है फेस वैलिडिटी, ट्रस्ट वर्दी, क्या आप उनके ऊपर बिलीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या वो अपीयर्स टू टेस्ट व्हाट इट एम्स टू टेस्ट। कंकरेंट वैलिडिटी क्या है, कंकरेंट, कंकरेंट मतलब एग्जिस्टिंग सिमिलर मेजर, अब जो अभी आप जो मेजर कर रहे हो क्या आप उसके साथ रिलेट कर हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंकरेंट वैलिडिटी। एग्जिस्टिंग में जो टेस्ट कर रहे हो क्या वो रिलेटेबल है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। कंस्ट्रक्ट का मतलब समझते हो, किसी चीज को बनाना। ओके, अब डज द टेस्ट रिलेट टू अंडरलाइंग थ्योरेटिकल कंसेप्ट, अब जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है क्या आप उस कंसेप्ट को यूज करके एक नया थ्योरी को बना पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब क्या है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, क्या आप जो टेस्ट कर रहे हो क्या आप उससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा था, by what name this validity is known for, where an assessment of the measurement validity of a measure, आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे मेजर के साथ सेम कंसेप्ट जो कि जनरेट हुआ था डिफरेंट मेथड से। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी तो होगा नहीं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी तो होगा नहीं आपका यहां पे। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
आपका आंसर होगा कन्वर्जेंट वैलिडिटी। आप देखिए कन्वर्ज कर रहे हो, कल ही मैंने कन्वर्जेंट वैलिडिटी के बारे में बताया था। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, कन्वर्जेंट वैलिडिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, सही या गलत? एज अगेंस्ट द समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, सही या गलत? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। So what is the answer for this question? Option number A is the right answer for this question. Okay. Next, a teacher should behave with all the student as a friend, equally, personally, in a selfless manner. What will the answer for this question? टीचर शुड बिहेव विथ ऑल द स्टूडेंट एज अ फ्रेंड वो बिहेव करेगा, इक्वली वो बिहेव करेगा, पर्सनली उसके साथ बिहेव करेगा, या फिर इन अ सेल्फलेस मैनर? चलो, इक्वली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, correctly describe the meaning and characteristics of research. Research is a method of refining our common sense. Deductive and inductive methods are combined in the research process. Research requires originality and appeal. Research is the use of scientific method to provide answers to meaningful questions. Method of consulting and using experience is called research. Answers provided by research can be empirically verified. What will the answer for this question? So what will the answer for this question? देखो, फोर तो आएगा ही आएगा। ओके, फोर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं टू प्रोवाइड आंसर्स टू मीनिंगफुल क्वेश्चंस। जो भी डू बता रहे हो गलत हो गया। ओके, एक दूसरे को कॉपी मत करो। तो फोर आएगा। अब यहाँ पे फोर दिया है, यहाँ पे फोर दिया है, तो ये दो ऑप्शंस को हम इजीली एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर है, सिक्स भी है। अब इसको एम्पेरिकली आप वेरीफाइड कर सकते हो। आप जो भी आंसर्स प्रोवाइड किया गया रिसर्च में, आप उसको एम्पेरिकली वेरीफाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, फोर के साथ सिक्स है, फोर के साथ भी सिक्स है। टू को देखिए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड आर कंबाइंड इन रिसर्च प्रोसेस, या फिर मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड रिसर्च। ये गलत हो गया। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स को हम यूज करते हैं रिसर्च प्रोसेस में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी वेल डन प्राची। बाकी जितना भी आंसर्स कर रहे हो सब तुक्का मार रहे हो, आई नो। ओके, कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज related to the identified research question or objective in qualitative manner is called what? Is called what? Qualitative review, realistic review, narrative review, या फिर meta review?
So what will the answer for this question? क्या है? नैरेटिव रिव्यू और सिस्टमेटिक रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ते हैं। ओके, तुक्का मारना बंद करो। नैरेटिव रिव्यू क्या है? नैरेटिव रिव्यू और सिस्टमेटिक रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, नैरेटिव रिव्यू में आप नैरेट कर रहे हो तो ऑफन अनक्लियर होता है और ब्रॉड होता है। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं अनक्लियर होते हैं, ब्रॉड होते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू में क्या है? एक सिस्टम फॉलो करोगे तो स्पेसिफाइड होगा और स्पेसिफिक होगा। ओके, अब यहाँ पे लिटरेचर सोर्स और रिसर्च यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड नहीं होता, बट सिस्टमेटिक वे में सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ोगे। स्टडी सिलेक्शन जो स्टडी कर रहे हो वो भी स्पेसिफाइड नहीं होता है, बट सिस्टमेटिक रिव्यू में एक प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया को यूज करोगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करोगे, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल्स में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया नैरेटिव रिव्यू और सिस्टमेटिक रिव्यू के बीच में डिफरेंस। अब देखो, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज। अब पहला आपने स्टडी किया, अब आपने पहला स्टडी किया, प्राइमरी स्टडीज किया, अब उसको आप आइडेंटिफाइड रिसर्च के साथ रिलेट कर रहे हो इन अ क्वालिटेटिव मैनर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज नैरेटिव व्यू। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिव्यू के बारे में दिया गया है, बाद में आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लेना। लिटरेचर रिव्यू, क्रिटिकल रिव्यू, इंटीग्रेटिव रिव्यू, मैपिंग रिव्यू, मेटा एनालिसिस, फिक्स स्टडी रिव्यू, तो इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड? अब लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड इनमें से कौन सा होगा? एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, या फिर पैसिव लर्निंग? तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखो, पैसिव लर्निंग एक नेगेटिव टर्म है, डी को एलिमिनेट कर देंगे, डी को एलिमिनेट कर देंगे, डी को एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए बी सी। ओके, लर्नर सेंटर्ड जो होते हैं एक्टिव होते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, और उसके साथ साथ इंडक्टिव टीचिंग लर्निंग होता है। यहाँ पे टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड के बीच में डिफरेंस लिखा गया है, इसको बाद में आप पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सट्रोनस वेरिएबल इन रिसर्च? अब रिसर्च में अगर आपको एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करना है तो कौन से मेथड को यूज करोगे? चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रैंडमाइजेशन का, मैचिंग का, रिमूविंग कर दोगे वेरिएबल्स को, या फिर रिसर्च मेथड को ही चेंज कर दोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल? एक्सटर्नल वेरिएबल्स वही होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं कि वो रिसर्च में इंपैक्ट डाले, तो हम उसको हमेशा कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। कंसेप्ट के ऊपर काम कीजिए, कंसेप्ट के ऊपर पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, डायरेक्ट सॉल्व करने मत आइए। वेरिएबल्स को क्यों रिमूव करोगे? वेरिएबल्स को क्यों रिमूव करोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्यों रिमूव करोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो रखोगे ना। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक्सटर्नल वेरिएबल के साथ क्या लेना देना? एलिमिनेट कर दिए। अब देखो, ए बी तो सेम है, यहाँ पे ए बी आएंगे ही आएंगे, बस सी और ई को देखो। चेंजिंग द रिसर्च मेथड को क्यों चेंज करोगे? मैचिंग प्रिंसिपल को यूज करोगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है, बाद में आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हो।
एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे, कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन, रैंडमाइजेशन का कंसेप्ट यूज करोगे, बैलेंस करोगे, काउंटर बैलेंस करोगे, और मैचिंग सब्जेक्ट विथ रैंडम असाइनमेंट को यूज करोगे, मैचिंग सब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर्स बताइए। जिनका भी अपकमिंग सेट एग्जाम है, वेस्ट बंगाल सेट है, और यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं, फोकस करो ज्यादा से ज्यादा पेपर 2 के ऊपर, क्योंकि टाइम कम है, तो पेपर 2 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम रिलेशनशिप देखते हैं। कीवर्ड है रिलेट करना, कंप्रहेंड करना, जनरलाइज करना, और जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई करते हो लाइफ में। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? यहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हो, और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स हैं, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स हैं। एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करना और ये इसको सबको एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस अ स्टैटिक सेट ऑफ क्वेश्चन, सही या गलत? सही या गलत? इन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज, सही या गलत? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? नहीं आता है? So the correct answer for this question is option number 4 is the right answer for this question. Okay, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टेजेस क्या होते हैं? व्हाट आर द स्टेजेस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च?
पहले सेटिंग सिलेक्ट करते हो कि पहले एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को सिलेक्ट करते हो? पहले आप सेटिंग को सिलेक्ट करते हो या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को सिलेक्ट करते हो? जो फोर बता रहे हो, अंजलि, चैत्रा, गीता, क्यों बता रहे हो फोर? क्यों सोचा कि फोर होगा यहाँ पे? ऐसे तुक्का मार दिया? सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चंस आता है, ओके, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ये है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एक प्रोसेस। अब देखो, सबसे पहले आप सेटिंग्स को डिजाइन करोगे, कि कहाँ पे आपको करना है। आपको लैब में करना है, नेचुरल सेटिंग में करना है, फील्ड में जाना है, लैब के अंदर करना है, पहले वो डिसाइड करोगे, फिर रिसर्च डिजाइन करोगे। Various kind of thinking are enhanced by a particular model of teaching. Concept formation is one such model which trains to solve problem inductively. आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फॉर कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशंस के करेक्ट स्टेजेस आपको बताने हैं। ये सब सेट के पीवाईक्यूज है, ये सब आपके सेट के ही पीवाईक्यूज है। ये आपके तेलंगाना सेट के क्वेश्चंस में यहाँ पे करवा रहा हूं। जितना टाइम आप पेपर 2 के लिए देते हो ना, पेपर 1 के लिए भी दिया करो, समझ रहे हो कि नहीं? जितना टाइम आप पेपर 2 के लिए देते हो, उतना टाइम आप पेपर 1 के लिए दियो। पार्शियलिटी मत करो कि अगर कोई टीचर भी आपको बोलता है ना कि पेपर 1 फोकस मत करो, पेपर 1 बहुत इजी है, मतलब वो बोल रहा है कि आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दो। बैलेंस बना के चलना है। और मेरे हिसाब से तो पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदे का पेपर 1 स्ट्रांग है तो मतलब उसको पेपर 2 में तो बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि पेपर 2 में सिलेबस बहुत भास्ट है, कोर्सेज बहुत भास्ट है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इतना तो नहीं कर पाएंगे, पेपर 1 में तो डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। क्यों ना पेपर 1 में 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन राइट कर दे। अगर 45 क्वेश्चन राइट कर दे रहे पेपर 1 में, तो आराम से पेपर 2 में हमारा आराम से निकल जाएगा। और वो कट ऑफ भी वेरीज करता है, क्या पता कट ऑफ हाई हो जाएगा और आप बाद में पछताओगे कि काश मैंने उस समय पेपर 1 को पढ़ लिया होता तो ये कट ऑफ जितना इतना हाई है वो मैं हो जाता। अब कट ऑफ कैसे निकलता है? वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के हिसाब से निकलता है, समझ रहे हो कि नहीं? अब स्टूडेंट जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसी तरीके से कट ऑफ डिसाइड होगा। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं टॉपिक प्रॉब्लम क्या है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है, गलत हो गया। सबसे पहले हम टॉपिक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ये होगा या फिर ये होगा। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद टॉपिक और प्रॉब्लम, क्या हम डेवलप करते हैं लेवल ऑफ कैटेगरीज, या फिर हम डेटा क्या रेलेवेंट है टॉपिक प्रॉब्लम के लिए। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस टॉपिक और प्रॉब्लम के लिए। तो बी के बाद डी हो जाएगा। अभी के बाद डी कहां पे दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ही जन का सही हुआ, चैत्रा का। कैसे करोगे क्लियर? फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद ग्रुपिंग आइटम्स इनटू कैटेगरीज विद सम एट्रीब्यूट्स ऑफ द मेंबर। फिर ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो। फिर उसके बाद लेवल ऑफ कैटेगरीज डिसाइड करते हो। तो बी डी ए सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कंसेप्ट पढ़ो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने आओ। देखो, हिल्डा ने इसे डेवलप किया था, टाबा मॉडल। एक हिल्डा
टैबा ने इसके बारे में दिया था, इंडक्टिव मॉडल ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनुमरेट करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, फिर ग्रुप करते हैं, ग्रुप करेंगे, कॉमन एट्रीब्यूट जो जरूरत है उसको हम एक जगह में रखेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसको लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम डेटा को इंटरप्रेट कर देंगे। The students learn together but perform alone is an example of what? Individual accountability, positive interdependence, face-to-face interactions या फिर group processing। और सेशन आगे बढ़ाएं क्या फिर एंड करें? आपका रेस्पॉन्स सही लग रहा है कि सेशन एंड करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज द राइट आंसर। वो खुद अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस कैसे आएगा? इंटरडिपेंडेंस का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना। यहां पे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं, पढ़ तो सब एक साथ करते हैं, ग्रुप स्टडी पढ़ते हैं, बट जब एग्जाम हॉल में जाएंगे वो परफॉर्म अकेले करेंगे। अब जब वो अकेले कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअली अकाउंटेबल होंगे ना। अब आप सब मिलकर अभी पढ़ रहे हो, अब आप में से किसी का एग्जाम क्लियर होगा, भगवान करे सबका क्लियर हो जाए, बट गारंटी नहीं है ना, किसी का नहीं हो पाएगा। तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैंने काश उस समय ये कर लिया होता, काश मैंने उस समय पेपर 1 पढ़ लिया होता। तो यू आर इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी। ओके, यहां पे कुछ लिखा है 5 की एलिमेंट्स क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग का। एक है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? दिस स्टेट इज क्रिएटेड इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर when they are connected with each other and perceive the sink and swim together। मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग का है, जहां पे स्टूडेंट तो एक साथ पढ़ते हैं बट परफॉर्म अकेले करते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या है? जिसको हम प्रोमोटिव इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन हो रहा है ग्रुप के बीच में। अब वो आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। दिस इज द कोर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल्स। क्या है? डिस्कशन के बेसिस से यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। डिस्कशन आर इंपॉर्टेंट और हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप सोशल स्किल्स। छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप में पढ़ाई करते हैं। और ग्रुप प्रोसेसिंग क्या है? स्टूडेंट्स आर और लर्नर्स शुड रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड वर्किंग विद ईच अदर। ओके, क्लियर है? क्लियर है? देखो, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट कर रहे हैं, देखो इसमें खराब मतलब मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी खराब नहीं सोचूंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है माई वे ऑफ टीचिंग तो आप मुझे बता सकते हो। आई विल नॉट कम फॉर दी पेपर 1। आपके बहुत सारे फैकल्टीज हैं, वो आ जाएंगे, आपको पेपर 1 बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। बट ये क्लास के बीच में जो छोड़ के चले जा रहे हैं, बिकॉज हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, पीपीटी बना रहे हैं, इधर उधर से क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, अगर आपको ही मन नहीं है तो आप बता सकते हो आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो, या फिर मैं पेपर 1 के लिए आऊंगा ही नहीं। सबसे बेस्ट बात यह है कि मैं पेपर 1 के लिए ही नहीं आऊंगा। अगर आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है तो देन आई विल नॉट कम। आप पढ़ो। अब बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, वो पढ़ाएंगे, डेफिनेटली आपको करवाएंगे अच्छे से। ओके, क्योंकि
हम मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे जिस तरीके से आपको मेरे से एक्सपेक्टेशन है या फिर आईएफएस एक्सपेक्टेशन है, हमें भी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, रेस्पॉन्ड करोगे, क्लासेस को एनर्जेटिक करोगे, मोटिवेटेड रहोगे, आंसर सही करने का कोशिश करोगे, तब मजा आएगा। ऐसे ही आओगे चले जाओगे, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, निराश होकर भाग जाएंगे, तो इससे नहीं बात नहीं बनेगी। Which among the following is not related to the characteristics of cooperative learning? Not related to the characteristics of cooperative learning. So what was the answer for this question? देखो, experience they develop good learning and social skills, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो कोऑपरेटिव लर्निंग में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? डेवलप कर रहे हो गुड लर्निंग और सोशल स्किल्स, ही आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ओवरलोडेड फील कर रहे हैं, ये नेगेटिव टर्म है। स्टूडेंट्स ओवरलोडेड क्यों फील करेंगे? ओके, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये भी सही होगा। इंडिविजुअल अटेंशन के ऊपर फोकस हो रहा है और एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में एक्सप्लेनेशन है, इसको आप बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। डिस्कशन फोरम आर वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द मूक। जो डिस्कशन फोरम है, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है मूक के, उनमें से एक आता है। डिस्कशन फोरम आर इनबिल्ट फीचर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस। ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डिस्कशन फोरम जो है ये 4 क्वाड्रेंट से मुक्त के, ये सही है। और जो डिस्कशन फोरम है ये आपका इनबिल्ट फीचर्स हैं आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के, एलएमएस, ये भी सही है। ओके, तो दोनों ही एसेशन रीजन में दोनों के बारे में बात कर रहा है, डिस्कशन फोरम के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एलएमएस क्या है? अब एलएमएस क्या है? ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। ओके, जहां पे आप क्रिएट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो ई लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। दिस इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बनाए गए हैं। टीचर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट, मॉनिटर कर सकते हैं और ई लर्निंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये जो एलएमएस का प्रोग्राम है, इससे आपको इंसाइट मिलता है आपको ई लर्निंग कोर्सेज के बारे में। यहाँ पे एलएमएस के जरिए आप एसेस कर सकते हो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को, एसेस कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो एजुकेशनल कंटेंट और स्ट्रीमलाइन कर सकते हो एंटायर लर्निंग प्रोसेस को। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलएमएस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हो जो ना, ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बताया गया था, अफेक्टिव डोमेन के बारे में बताया गया था, साइकोमोटर डोमेन के बारे में बताया गया था। अब आपको बताना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में किसको अचीव कर सकते हो बाय रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब क्रैमिंग करना। क्रैमिंग कैसे करते थे? रिमेंबर, याद करना। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? रू आइस, रू आइस से आप याद रख सकते हो। ओके, रिमेंबरिंग, ये लोएस्ट डोमेन है, ये आपका लोएस्ट डोमेन है, लोएस्ट डोमेन है। और क्रिएट जो है, जो क्रिएट है, ये आपका
हाईएस्ट डोमेन है, ये आपका हाईएस्ट डोमेन है। अब रिमेंबरिंग में क्या कर रहे हो, रिकॉल करना, इंफॉर्मेशन को क्रैमिंग करना बार बार एक चीज को। अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग के बाद फिर आप किसी चीज को समझ के पढ़ते हो, यहाँ पे जो भी आपने रटा होगा फिर उसको आप अप्लाई करते हो। जैसे टेबल्स रटते हो, आप टेबल रटते हो तो टेबल रटने के बाद आप मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ओके, फिर उसको अप्लाई कर दिया आपने, अप्लाई करने के बाद फिर आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। एनालाइज करते हो जो आपने पढ़ा है वो सही है कि गलत है, फिर आपने इवैल्यूएट कर दिया। इवैल्यूएट करने के बाद आप किसी चीज को क्रिएट करते हो। तो ये आपके किस में आता है, ये आपका कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अब कॉग्निटिव डोमेन का और भी एक दूसरा है, दूसरा क्या है, KCR से, नॉलेज कंप्रेहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशंस। ओके, तो जो भी पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, सेट एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट एग्जाम हो, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे और लेक्चर सीरीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से आप एनरोल करके आप पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट हॉलिस्टिकली अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन व्हाट। अगर एक स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है तो टीचर्स को किसके ऊपर फोकस करना है, सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नहीं। ओके, रेमिडल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर, नो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट वेल, यस हो भी सकता है बट हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। तो मेन फोकस यहाँ पे किसके ऊपर होगा, वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। उनको मोरल एजुकेशन भी मिलने चाहिए, उनको टेक्निकल एजुकेशन भी मिलने चाहिए और साथ ही साथ उनको आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। की एलिमेंट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, लैंग्वेजेस में भी डेवलप होने चाहिए, कॉग्निटिव लेवल में भी डेवलप होने चाहिए, सोशियो इमोशनल स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए और फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो दिया है, लर्निंग डेफिनेशन, और उसको किसने दिया था, लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, किसने दिया था। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, किसने बताया था। लर्निंग इज सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद स्टिमुलस, किसने बताया था। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, इसके बारे में किसने दिया था। So what is the answer for this question? देखो, BF स्किनर ने किसके बारे में बताया था, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एंड एडेप्टेशन। स्किनर्स, वो चूहे वाला एग्जांपल। ओके, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बारे में बताया था, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बारे में बताया था। ओके, तो देखो BF स्किनर से आप इसको मैच कर सकते थे। प्रोग्रेसिव बिहेवियर के बारे में किसने बताया था, डी का हो गया 2, डी का 2 एक ही ऑप्शन में दिया यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद स्टिमुलस के बारे में किसने बताया था, इनपुट और उसके आउटकम के बारे में, कनेक्टिंग विद स्टिमुलस के बारे में बताया था इन्होंने। सी का हो गया आपका 4, थॉर्नडाइक ने दिया था इसके बारे में। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर किसने बताया था, गैरेट ने बताया था। चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर किसने बताया था, गुलफोर्ड ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप रीड कर लेना एक बार अपने तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है, प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स, ये तो नहीं होगा, लेक्चर नोट्स क्यों प्रोवाइड करेंगे। ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीम टीचिंग, ये भी नहीं होगा। ओके, डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है ये भी नहीं होगा।
Brainstorming is the right answer for this question. Option number 4 will be the correct answer for this question. अब टीचर सेंटर्ड और एक स्टूडेंट सेंटर्ड होता है और एक मिक्स सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर्ड कंप्लीटली टीचर के ऊपर फोकस होगा, लेक्चर मेथड होगा, टीम टीचिंग होगा, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट स्ट्रेटेजी में यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, जहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, ये सब स्टूडेंट स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं। और टीचर सेंटर और मिक्स स्ट्रेटेजी का कंबाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, मिक्स स्ट्रेटेजी बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का कंपोनेंट इनमें से क्या नहीं होगा? देखो, कंसिडरेशन ऑन द एम्स ऑफ एजुकेशन, ये तो होगा। नॉलेज थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये भी होगा। नॉलेज ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी होगा। बट पॉलिटिक्स का टीचिंग के साथ क्या लेना देना? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सिस्टम ऑफ एजुकेशन में प्रायोरिटी में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आएगा? स्टूडेंट, टीचिंग मेथड्स, एम्स ऑफ एजुकेशन, टीचर, या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। प्रायोरिटी इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन में? देखिए, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? सबसे पहले टीचर आएगा, टीचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट आएंगे, फिर उसके बाद टीचर्स कौन सा टीचिंग मेथड्स का उपयोग कर रहा है वो आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर अफेक्ट द लर्निंग आउटकम। अब आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर के बारे में। देखो, लर्नर का प्रायर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले से उसको नॉलेज कितना है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्किन कलर का क्या लेना देना पढ़ाई के साथ? तो 6 को एलिमिनेट करेंगे, 6 को एलिमिनेट कर देंगे, तो 6 को एलिमिनेट कर देंगे, 6 को एलिमिनेट कर देंगे, 6 को एलिमिनेट कर दिया, 6 को एलिमिनेट हमने कर दिया यहाँ से। अब ये होगा या फिर ये होगा? अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एथनिसिटी का पढ़ाई के साथ क्या लेना देना? ये भी एलिमिनेट कर देंगे, तो 5 को भी एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक तो प्रायर नॉलेज वो इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल फैक्टर मतलब साइकोलॉजिकली वो कितना डेवलप है, उसका मानसिक रूप में कितना विकास हुआ है, उसका पढ़ने के लिए एबिलिटीज है या नहीं है, और उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, क्या वो स्लो लर्नर है, क्या वो फास्ट लर्नर है, तो ये इंपैक्ट डालता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट टीचिंग। अब डज नॉट इफेक्ट टीचिंग, देखो सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर ये इंपॉर्टेंट है, ये अफेक्ट करेगा टीचिंग को। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस एक टीचर का क्या लेना देना? ओके, तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेथड ऑफ टीचिंग ये इफेक्ट करेगा टीचिंग्स को। और सैलरी एंड अलाउंस, अगर कम पैसा दे रहे हो तो उसका पढ़ाने का मोटिवेशन नहीं होगा। अगर उसको आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, पढ़ा रहा है बेचारा और उसको आप पैसा ही नहीं दे रहे हो, तो फिजिकल अपीयरेंस डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, oral presentation of information, principle, concept, ideas about a topic. So this is called as what? Sharing experience, ideas and attitudes. इसका मतलब क्या है? Generating as many ideas without judging them. इसका मतलब क्या है? Whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment. List 1 को list 2 के साथ मैच करना है। तो देखो, generate कर रहे हो as many ideas without judging them. So this is called as brainstorming. तो सी का 1 हो गया। अब सी का 1 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों को आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद ए का 3 हो जाएगा, ओरल प्रेजेंटेशंस अबाउट अ टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज लेक्चर मेथड, जहां पे आप लेक्चर दे रहे हो। फिर शेयरिंग एक्सपीरियंस, आइडियाज एंड एटीट्यूड, डिस्कशन होगा या फिर कोलाबोरेशन होगा? डिस्कशन होगा या कोलाबोरेशन होगा? डी का देखो, डी का तो 2 हो गया। डी का होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है?
एक्टिविटी होता है, प्रोजेक्ट एक एक्टिविटी होता है जब आप बाहर जाते हो, सोशल एनवायरनमेंट में जाके काम करते हो, दैट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। फिर आता है आपका शेयरिंग एक्सपीरियंस, आइडियाज एंड एटीट्यूड, इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम कोलैबोरेशन बोलेंगे या फिर यहाँ पे हम डिस्कशन बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन, दिस इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन। So option number D is the right answer for this question. Next question दिया है, a distribution that is abnormally tall and peaked is said to be what? Abnormally बहुत ही tall है and peaked is said to be what? Leptocortic, platocortic, pyrocortic या फिर mesocortic. So what will the answer for this question? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेप्टोकॉटिक, लेप्टोकॉटिक इज द राइट आंसर। अब देखिए ये जो देख रहे हो आप, ये जो लंबा वाला देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज लेप्टोकॉटिक। ये जो मिडिल वाला देख रहे हो इसे हम बोलते हैं मेसोकॉटिक, और जो सबसे नीचे वाला देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज प्लेटोकॉटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग ऑफ अ रिसर्च स्टडी आर जनरलाइज। अब एक्सटेंट, जो भी आपको रिसर्च स्टडी आपको मिल रहा है, जब आप उसको जनरलाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी या फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी। जब आप जो भी रिसर्च आपको मिल रहा है, जब आप उसको जनरलाइज कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। फेस वैलिडिटी क्या है, आस्क अदर एक्सपर्ट डू यू थिंक दिस इज वैलिड। फेस वैलिडिटी मतलब आप दूसरे एक्सपर्ट्स को पूछ रहे हो कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है, अब यहाँ पे आप दूसरे के सिमिलर मेजरमेंट के साथ चेक करते हो और डिफरेंट मेथड्स को आप यूज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कंकरेंट मतलब सिमिलर एग्जिस्टिंग, प्रेडिक्टिव मतलब फ्यूचर, और कंस्ट्रक्ट मतलब यहाँ पे बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। Okay, hypothesis using the measure. चलिए, so that's all. Thank you very much everyone and happy learning to all of you.